Welcome back on my YouTube channel, guys. So here we are introducing the microeconomics course of 11th class CBSE board. Okay, so the introduction part हम इसमें cover कर रहे हैं यूनिट 1. तो यूनिट 1 का हम पार्ट 1 इसमें हम कवर कर रहे हैं, जिसमें these three topics will be mainly discussed in details. Okay, so let's start with these three topics. and ये टॉपिक्स क्या हैं? पहला है हम इकोनॉमिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, इकोनॉमिक्स क्या होता है. दूसरा है मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, एंड थर्ड इज द पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स. सो let's start with the first topic, which is the economics. Okay, so as we know, there are two main subfield of the economics. The first is the microeconomics and the second is the macroeconomics. तो समझने से पहले हमें इकोनॉमिक्स के बारे में भी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए. तो हम मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे इसमें. ओके, सो द इकोनॉमिक्स कम फ्रॉम द एशियन ग्रीक वर्ड. ज़्यादातर वर्ड जो है ग्रीक वर्ड से ही लिए जाते हैं, जहाँ पर ग्रीक वर्ड में इकोनॉमिक्स का मतलब होता था ओइकोनॉमिकोस. ओके, और ओइकोनोमिया. सो ओइकोनोमिया लिटरली ट्रांसलेट द टास्क ऑफ मैनेजिंग अ हाउस होल्ड थिंग. तो इसका मतलब क्या होता था कि जो घर की ज़रूरत की चीज़ें हैं, हाउस होल्ड्स की चीज़ें हैं, उनको कैसे मैनेज किया जाए, उस टास्क को हम क्या बोलते थे? ओइकोनोमिया बोलते थे. ठीक है. द फ्रेंच मर्केंटलिस्ट यूज्ड इकोनॉमी पॉलिटिक्स. तो इकोनॉमी को हम फ्रेंच मर्केंटलिस्ट कैसे यूज़ करते थे? एक पॉलिटिक्स की तरह यूज़ करते थे, है ना, क्योंकि इकोनॉमिक्स जो है वो एक सेपरेट सब्जेक्ट नहीं हुआ करता था. और द पॉलिटिकल इकोनॉमी एज ए टर्म ऑफ द मैटर रिलेटेड टू द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. और इसका मतलब होता था कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कैसे इससे रिलेटेड है. ओके, सो द इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ थिंग्स आर मेड, मूव्ड अराउंड एंड यूज्ड. तो इकोनॉमिक्स का मेनली मतलब होता है कि थिंग्स जो हैं, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज जो हैं, रिसोर्सेज हैं, वो कैसे बनाए जाते हैं, कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, यानी कि मूव अराउंड किए जाते हैं, और इनका यूज़ कैसे होता है. ओके, द इकोनॉमिक्स द स्टडी ऑफ हाउ द वर्क एंड बिजनेस आर रन. तो इकोनॉमिक्स जो है वो ये बताता है कि जो काम है वो कैसे किया जाता है और बिजनेस कैसे रन किया जाता है ना. तो ये एक ब्रीफ एक तरीके से अंडरस्टैंडिंग देने की कोशिश की जा रही है इस स्टेटमेंट्स में. ठीक है, पर इकोनॉमिक्स आजकल इसका कहीं बहुत ज़्यादा इसकी मीनिंग्स हैं. ठीक है, ये एक डायनेमिक कॉन्सेप्ट बन चुका है और इसका स्कोप जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है ना. इसकी जो वाइडनेस है इकोनॉमिक्स के मीनिंग की, वो काफ़ी ज़्यादा वाइड हो चुकी है, बढ़ चुकी है ना. सिंस देयर आर मैनी वेज टू यूज़ द ह्यूमन लेबर्स एंड मैनी वेज टू गेट रिसोर्सेज, इट इज़ द जॉब ऑफ द इकोनॉमिक्स टू फिगर आउट विच वेज प्रोड्यूस द बेस्ट रिजल्ट. तो इकोनॉमिक्स में ये भी कहा जाता है कि जो जैसे ह्यूमन लेबर्स का कैसे इस्तेमाल किया जाए और जो भी और रिसोर्सेज हैं उसका जो इस्तेमाल किया जाए प्रोडक्शन प्रोसेस में. तो एक इकोनॉमिक्स जो होते हैं उसका जो यही होता है, ये फाइंड आउट करना कि इन दोनों गुड्स, इन दो चीज़ अगर मेरे पास अवेलेबल हैं तो उनमें से कौन सा एक जो है वो बेस्ट रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा. तो इसका मतलब यहाँ से हमें चॉइस ऑफ प्रॉब्लम की समस्या जो है वो आ रही है, यानी कि यहाँ चॉइस क्रिएट कर दी जा रही है. तो इकोनॉमिक्स जो है वो क्या है, वो पिक करना है बिटवीन द अमंग द अल्टरनेटिव चॉइसेस. यानी कि हमारे पास चॉइसेस बहुत सारी हैं कि ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, पर इकोनॉमिक्स जो है वो हमें ये बताता है कि इनमें से कौन सा बेस्ट रिजल्ट प्रोड्यूस करके देगा. ओके, एंड द एडम स्मिथ इज कंसिडर्ड फादर ऑफ इकोनॉमिक्स. और एडम स्मिथ जो है वो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स जो है कहलाते हैं. ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं कि एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स इसलिए कहा था क्योंकि इन्होंने एक सेपरेट सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स को माना था. वरना पहले के लोग जो थे फ्रेंच मैटलिस्ट क्या करते थे, वो पॉलिटिक्स के अंदर ही इसे इंक्लूड और कंसिडर करते थे, है ना. इन जनरल इकोनॉमिक्स कैन बी ब्रोकन इनटू टू पार्ट्स, the microeconomics which looks at how the economy works and the microeconomics which look how at the people and business work. तो यहाँ दो मैंने बताया, दो सब फील्ड्स इकोनॉमिक्स की होती हैं मेनली, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. माइक्रो इकोनॉमिक्स हम कवर कर रहे हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स हम यूट्यूब चैनल पर कंप्लीट प्लेलिस्ट जो है वो अवेलेबल है. ठीक है, तो आप जाके देख सकते हैं. ओके, लेट्स नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. सो द माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? द माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज ऑफ द इकोनॉमिक इशूज और एजेंडा एट ए इंडिविजुअल लेवल. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने बताया कि चॉइस की प्रॉब्लम आती है कि बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, उनकी चॉइस कैसे की जाए, है ना, अमंग अल्टरनेटिव चॉइसेस अवेलेबल. तो उसमें से पिक किसको किया जाए जो बेस्ट रिजल्ट देगा. तो ये जो इशूज़ हैं कि कैसे रिसोर्सेज का यूज़ किया जाए,
तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो इंडिविजुअल इशूज को डील करता है ना, इंडिविजुअल इशूज को स्टडी करता है। सो द माइक्रो इकोनॉमिक स्टडीज ऑफ द इकोनॉमिक इशूज और एजेंडा एट ए इंडिविजुअल लेवल, यानी कि ये एक फर्म के जो इशूज हैं कि रिसोर्सेज कैसे यूज़ किया जाए उसको डील करता है। एक मार्केट है, उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो वो उसको कैसे डील करता है, वो भी किसका पार्ट है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, क्योंकि हम एक इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, एक यूनिट की बात कर रहे हैं। ओके, a person, a family, and a business, a group, and a government can make all decisions independently, है ना? And the microeconomics looks at different parts of the human behavior to figure out how people react to changes in the prices and why they want certain things at a certain prices. तो एडम स्मिथ जो है वो फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो कंसिडर किए जाते हैं, ये याद रखना। एंड हु इज आल्सो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स जो है वो एडम स्मिथ को ही कहा जाता है, और माइक्रो इकोनॉमिक्स का फादर भी जो है एडम स्मिथ को कहा जाता है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम उन इशूज को स्टडी करते हैं जो एक इंडिविजुअल लेवल पर होते हैं, यानी कि कोई एक व्यक्ति हो गया, एक फैमिली हो गई, एक बिजनेस हो गया, एक ग्रुप हो गया, है ना, यानी कि एक यूनिट की बात की जाती है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। नाम से ही पता चल रहा है ये माइक्रो है यानी कि छोटा, और दूसरी जो सब फील्ड्स है वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स। यहाँ मैक्रो का मतलब होता है बड़ा। सो इसमें क्या होता है, द मैक्रो इकोनॉमिक्स लुक्स एट द इकोनॉमी एज अ होल बोथ नेशनली एंड ग्लोबली। तो इसमें जो इकोनॉमिक इश्यूज जो डील किए जाते हैं वो एक इंडिविजुअल को लेकर नहीं होते हैं, या एक बिजनेस को लेकर नहीं होते, एक मार्केट को ले। यहाँ इकोनॉमी में जितने भी लोग हैं, जितने भी फैमिलीज हैं, जितने भी मार्केट्स हैं, उन सभी को कंबाइन करके उसका इम्पैक्ट जो है उसका जो एक तरीके से जो उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, रिसोर्सेज को कैसे यूज़ किया जाए एफिशिएंटली, उनको स्टडी करता है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज एट एग्रीगेट लेवल, है ना, तो ये होल लेवल के ऊपर डील करता है, ये पूरा नेशन की बात करता है, ये पूरे ग्लोबल की बात करता है, ना कि एक घर की या एक फैमिली की या एक सिर्फ प्लेस की या एक सिटी की, है ना। It mostly looks at how economies grow, change, and go through the cycles. The foreign trade, government, fiscal, monetary policy, unemployment rates, inflation, and interest rate, the growth of the total production output is shown by the changes in GDP and the business cycle that causes the expansion and boom are looked at. तो ये सारे जो वेरिएबल्स हैं इकोनॉमी में, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़े जाते हैं, स्टडी किया जाता है ना। क्योंकि अगर हम इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं तो इन्फ्लेशन का मतलब ये नहीं होता कि एक गुड्स का प्राइस बढ़ रहा है घट रहा है तो उसको हम स्टडी कर रहे हैं, नहीं। इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि एक कंट्री में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं उनका जनरल प्राइस लेवल यानी कि एवरेज प्राइस लेवल में चेंजेस आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, उसका स्टडी करता है इन्फ्लेशन, है ना, कि बढ़ रहे हैं। तो इंटरेस्ट रेट जो है वो भी क्या है, पूरे इकोनॉमी की बात करता है। ग्रोथ जो है वो पूरे इकोनॉमी की बात करता है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है, बेरोजगारी है या नहीं है इकोनॉमी में, ये किसी एक फर्म को देखकर नहीं बताया जा सकता, है ना। ये पूरी फर्म, पूरी मार्केट को स्टडी करके बताया एज अ होल, यानी कि पूरी सोसाइटी को हम इसमें इंक्लूड करते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो क्या करता है, वो स्टडी करता है इकोनॉमिक इश्यूज को एट ए नॉट इंडिविजुअल लेवल, एट ए एग्रीगेट लेवल, एट ए होल लेवल। ओके, so there is a connection between the microeconomics and the macroeconomics, and the sum of all microeconomics events makes up an aggregate macroeconomics event. ठीक है, तो जैसे मैंने बताया कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक फैमिली, एक बिजनेस, मार्केट, गवर्नमेंट के बारे में डिस्कस किया जाता है, पर कंट्री में जितने भी लोग हैं अगर उनके बिहेवियर को स्टडी किया जाए तो वो माइक्रो इकोनॉमिक मैक्रो का पार्ट बन जाएगा। ओके, पर हम अगर एक इंडिविजुअल की बात करें तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स। अगर हम एक मार्केट की बात करें कि एक मार्केट में प्राइस कैसे डिटरमिन हो रहा है, तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। पर अगर हम इकोनॉमी में जितने भी मार्केट्स हैं उन सभी को कंसिडर करें एज अ वन यूनिट, ओके, और फिर डिस्कस करें कि इस पूरे इकोनॉमी में प्राइसेस कैसे डिटरमाइन हो रहे हैं, जिसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट बन जाता है। ओके, so these two areas of the economics are use very different theories. Okay, so models and research methods are that taken seems to be go against the each other. और ये भी याद रखना है कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो प्राइस और डिटरमिन की जाती है तो उनकी अलग थ्योरीज होती हैं, है ना, उनकी अलग थ्योरीज होती हैं, उनके अलग कॉन्सेप्ट्स होते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो इंडिविजुअल लेवल के जो इश्यूज जो हैं वो स्टडी होती हैं, तो
स्टडी करने के लिए मॉडल्स और थ्योरीज बनाए जाते हैं, लॉ बनाए जाते हैं, तो ये अलग होते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के लेवल पर, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स एक छोटे पार्ट को कवर कर रहा है, ठीक है, जहाँ पर कुछ वेरिएबल्स हैं वही इम्पैक्ट करेंगे, पर मैक्रो इकोनॉमिक्स में तो पूरी सोसाइटी, पूरा 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 एक इकोनॉमी आ जाता है, और पूरी इकोनॉमी में हमें पता है कि कितने सारे वेरिएबल्स इम्पैक्ट करते हैं किसी चीज़ को, है ना। तो वो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो थ्योरी है वो तो यूज़ नहीं की जा सकती ना माइक्रो इकोनॉमिक्स लेवल पर स्टडी करने के लिए। इसीलिए जो एरियाज होते हैं माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स से, उनके जो मॉडल्स और थ्योरीज होते हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं, स्टडी करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। इसीलिए दो सब्जेक्ट मैटर हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स अलग है और मैक्रो इकोनॉमिक्स अलग है। ओके, सो देखते हैं डिफरेंस क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स वर्सेस द मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो मीनिंग डिस्कस करते हैं पहले। द माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल, कंज्यूमर, फर्म और फैमिली इज नोन एज द माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये सिर्फ एक फर्म की बात कर रहा है, एक इंडिविजुअल कंज्यूमर की बात कर रहा है, एक फैमिली की बात कर रहा है। तो अगर हम एक फैमिली में देख रहे हैं कि वो कैसे अपनी इनकम को, गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदते हैं, या कैसे वो एक तरीके से प्रोडक्शन करते हैं, कोई फर्म है, ठीक है, एक फर्म है, तो ये तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट होगा क्योंकि हम छोटा स्टडी कर रहे हैं। पर माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होगा, द स्टडी बिहेवियर ऑफ द होल इकोनॉमी। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होगा कि हम एक कंज्यूमर की बात नहीं करेंगे, इकोनॉमी में जितने भी कंज्यूमर्स हैं पूरी पॉपुलेशन की बात करेंगे, है ना, पूरी फर्म की बात करेंगे, पूरी फैमिली की बात करेंगे। तो ये नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर दोनों होता है। So the microeconomics deals with the individual economic variables such as demand and supply. तो जो इंडिविजुअल इकोनॉमिक वेरिएबल्स होते हैं वो डिमांड एंड सप्लाई जो है वो एक तरीके से डील करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। पर अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में जाएंगे तो एक डिमांड और सप्लाई नहीं होता, वहाँ एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई होता है ना। आगे हम लेटर डिस्कस करेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स अगर आप पढ़ चुके हो तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है, जैसे देखो इंडिविजुअल डिमांड का मतलब क्या हुआ कि ए जो है पर्सन है उसकी डिमांड क्या है ना, बी जो पर्सन है उसकी डिमांड क्या है, सी जो पर्सन है इसकी डिमांड क्या है। तो अगर इंडिविजुअली हम डिस्कस कर रहे हैं ए बी सी का अलग अलग, तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। पर इकोनॉमी में अगर तीन लोग हैं और तीनों लोगों को मिक्स करके हमने देखा कि इन तीनों की डिमांड क्या है, 3D है, तो ये जो एग्रीगेट डिमांड है हमने एग्रीगेट कर दिया ना इसको, तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट बन जाता है। ओके, मैक्रो का पार्ट। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स में अज्यूम किया जाता है, इट अज्यूम्स ऑल दैट द मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल आर कांस्टेंट। अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो जो दूसरा माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसका वेरिएबल्स में कोई चेंजेस नहीं होंगे, और अगर हम मैक्रो की बात करें तो माइक्रो के कोई वेरिएबल चेंजेस नहीं होंगे, है ना, कांस्टेंट होगा। सो द माइक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी ऑफ द प्रोडक्ट प्राइसिंग, थ्योरी ऑफ द फैक्टर प्राइसिंग, थ्योरी ऑफ द इकोनॉमिक वेलफेयर। तो इसमें कुछ थ्योरीज हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो हम स्टडी करते हैं वो ये है। ओके, बट अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम, aggregate consumptions, general price level and economic growth are discussed. Okay, so the importance, what are the importance of the microeconomics? The microeconomics helpful in determining the price of the products along with the prices of the factor of the productions. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, हम गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस को डिटरमिन कर सकते हैं इंडिविजुअल लेवल पर, एक मार्केट के ऊपर या एक कोई गुड्स एंड सर्विस हो गया उसके ऊपर, ओके, एक इंडस्ट्री के ऊपर। But microeconomics maintains stability in general price level and resolve the major problems of the economy like inflation, deflation और unemployment, poverty as a whole. Okay, so microeconomics में क्या होता है कि जो बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे पॉवर्टी हो गई, बेरोजगारी हो गई, इन्फ्लेशन आ गया, डिफ्लेशन हो गया, मंदी की सिचुएशन आ गई, तो इन प्रॉब्लम्स को डील करता है ना। तो आगे बढ़ते हैं। तो हमें पता है कि इकोनॉमिक्स जो है वो एक सोशल साइंस है। ओके, सोशल साइंस सब्जेक्ट है, और सोशल साइंस सब्जेक्ट जो है वो साइंस भी होता है एज वेल एज आर्ट भी होता है। बट विच टाइप ऑफ द साइंस इज अ बिग क्वेश्चन, कि एक्चुअल में जो इकोनॉमिक्स है वो क्या है, वो या साइंस है या आर्ट है या दोनों है। ओके, सो इस बेसिस पर कि साइंस आर्ट है या साइंस वो है, इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। अब पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में क्या होता है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में जो चीज़ें एज इट इज़ होती हैं उसको कंसिडर किया जाता है। ओके, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में जो चीज़ें चल रही होती हैं, जो फैक्ट्स होते हैं, यानी कि अगर इकोनॉमी में
5% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, तो अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि इकोनॉमी में 5% एक तरीके से 5% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, तो अब देखो 5% मैंने कोई नंबर बताया, फैक्ट बताया, तो इसका मतलब मैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूँ, मैं जो है वो साइंस की बात कर रहा हूँ, है ना। साइंस को देखो, साइंस को गलत भी साबित किया जा सकता है और सही भी साबित किया जा सकता है ना, यानी कि एटलीस्ट इसको प्रूफ किया जा सकता है, साइंस को प्रूफ किया जा सकता है। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि 5% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, तो क्या इसको प्रूफ किया जा सकता है? हाँ, प्रूफ करने पर ये गलत भी निकल सकता है और सही भी निकल सकता है, यानी कि जस्टिफाई किया जा सकता है ना। कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, उस प्रोसीजर से अगर हम गो थ्रू होंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 5% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है या नहीं है। हम कुछ न्यूज़पेपर उठा के देखेंगे, गवर्नमेंट्स के डाटा उठा के देखेंगे, फिर बाद में देखेंगे कि ये 5% है कि नहीं है, जो क्लेम किया जा रहा है, जो फैक्ट हमने दिया है वो 5% है या नहीं है। तो अगर नहीं है तो ठीक है, पर एटलीस्ट इसे जस्टिफाई तो किया जा सकता है ना, इसे देखा जा सकता है कि ये सही बोला जा रहा है या गलत बोला जा रहा है। तो जो फैक्ट बेस्ड होता है वो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होता है। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो है वो क्या होता है, साइंस होता है ना, जिसे जस्टिफाई किया जा सकता है, आप इसे गलत और सही प्रूव कर सकते हो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स को। वेयर एज द नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, इसे प्रूव नहीं किया जा सकता, ये होता है आर्ट्स, है ना। अगर अगर इकोनॉमी में 5% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है और ये बात करेक्ट है, तो सब कोई बोलेगा कि 5% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ना। यानी कि इकोनॉमी में अगर 5% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है तो ये 5% ये चेंज तो नहीं किया जा सकता, हम तो चेंज नहीं कर सकते कि 5% नहीं है 10% है, एक्चुअल में तो 5% है, ओके। बट नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में ऐसा नहीं होता, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स जो है वो एक आर्ट है, ओके, साइंस नहीं है, वो एक आर्ट है। तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि लोगों की जो वैल्यू होती है, वैल्यू जजमेंट होती है, लोगों की जो वैल्यू जजमेंट होती है उससे मिलकर नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बनता है। अब वैल्यू जजमेंट का मतलब क्या होता है, वो गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, हर एक इंडिविजुअल पर्सन की वैल्यू जजमेंट अलग अलग होती है। मुझे लगता है कि पॉपुलेशन जो है वो गलत है, पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं होनी चाहिए इकोनॉमी में, कम की जानी चाहिए, तो ये गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, अब इसे प्रूफ तो नहीं किया जा सकता, है ना। दूसरा बंदा बोल रहा है कि पॉपुलेशन जो है वो सही होती है, गलत नहीं होती, तो पहला बंदा बोल रहा है गलत है, दूसरा बंदा बोल रहा है सही है, तो दोनों ही सही है अपनी अपनी बात पे, है ना। अब अगर हम फाइंड आउट करने जाएं कि एक्चुअल में पॉपुलेशन क्या है, तो उसके दोनों पॉइंट्स निकलेंगे, गलत भी निकलेगा, नेगेटिव पॉइंट्स में निकलेंगे पॉपुलेशन के, कि पॉपुलेशन ज़्यादा होने से इकोनॉमी में फ़ायदा भी होता है और नुकसान भी होता है। तो क्या ये मेरी वैल्यू है, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा होना चाहिए, है ना, ऐसा है, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है, तो क्या ये वैल्यू जजमेंट है, ओके। अब ये क्या है, एक आर्ट्स है, इसे जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, इसे आप कहीं चेक नहीं कर सकते, है ना, कि ये बंदा सही है, ये बंदा गलत है, इस बंदे को सही कर दूंगा, इस बंदे को गलत नहीं। ये क्या है, ये वेलफेयर बेस्ड होता है, वेलफेयर बेस्ड। वेलफेयर बेस्ड का मतलब क्या होता है कि यहाँ जो भी वैल्यू जजमेंट होते हैं वो किसी न किसी फायदे के लिए होते हैं, ओके, यानी कि सोशल वेलफेयर के लिए होते हैं। अगर हम बात करें पॉजिटिव इकोनॉमिक्स से, अगर हम स्टार्ट करें, तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में ऐसी स्टेटमेंट या एक तरीके से यहाँ जो अप्रोच होती है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में जो अप्रोच होती है वो फैक्ट बेस्ड अप्रोच होती है ना, यानी कि जो हो रहा है अगर हम उसी को बोलेंगे तो वो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है, वो साइंस है, ओके, जो फैक्ट है। तो ये क्या होता है, ये फैक्ट बेस्ड अप्रोच है, फैक्ट बेस्ड अप्रोच है ये, हम इसमें फैक्ट की बात करते हैं और फिर इसे जस्टिफाई करते हैं कि हो सकता है नहीं हो सकता है। दूसरा है ये मार्केट ओरिएंटेड अप्रोच है। मार्केट ओरिएंटेड का मतलब होता है कि यहाँ फायदे के लिए एक तरीके से काम जो है किया जाता है, ओके, मार्केट ओरिएंटेड अप्रोच। और सिंपल सी बात है, जो चीज़ एक्चुअल में होती है अगर वैसे ही उसे दिखाया गया है तो वो क्या है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है, और ये क्या है, एक साइंस है, ओके, जिसे जस्टिफाई किया जा सकता है, जिसे जस्टिफाइड किया जा सकता है। और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि ये वैल्यू जजमेंट बेस्ड होता है, वैल्यू जजमेंट, वैल्यू जजमेंट बेस्ड होता है, ये ह्यूमैनिटेरियन होता है, ओके।
अभी आपको समझ में आएगा जब एग्जाम्पल्स करवाऊंगा। तो ह्यूमैनिटेरियन होता है, ओके। यहाँ किस चीज़ पे फोकस किया जाता है, यहाँ शुड बी पर फोकस किया जाता है कि ऐसा होना चाहिए इकोनॉमी में, इकोनॉमी में ये नहीं होना चाहिए, अनएम्प्लॉयमेंट पॉवर्टी नहीं होनी चाहिए, इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए, इन्फ्लेशन को कम किया जाना चाहिए, गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। तो सभी व्यक्ति अलग अलग कहते हैं, है ना, वो उनकी वैल्यू जजमेंट है, वो खुद से अपनी बात कर रहे हैं, तो वो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का पार्ट है ना। ये जो है ये सब्जेक्टिव मैटर्स होता है, ये हमेशा याद रखना कि जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होता है ये सब्जेक्टिव इन नेचर होता है, और जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होता है ये ऑब्जेक्टिव इन नेचर होता है ना। हमें पता है कि सब्जेक्टिव जो है वो हर एक पर्सन का अलग अलग होता है, ओके। यानी कि वो क्या सोचता है किसी प्रॉब्लम को लेकर, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में अलग अलग होता है, तो वो उसे नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स कहेंगे। इसमें बात करता है कि क्या होना चाहिए इकोनॉमी में, ओके, व्हाट शुड बी। तो मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, आपको पहचानना है कि ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का है या नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का है, ओके। ध्यान रखना जो मैंने अभी चीज़ें बताई हैं। तो अगर मैं बोलता हूँ कि बेरोजगारी इंडिया से ख़त्म की जानी चाहिए, ओके। सो मैंने बोला है कि बेरोजगारी जो है वो ख़त्म होनी चाहिए इकोनॉमी में। तो देखो, चाहिए आ गया ना, कि मैं ये चाहता हूँ, हो सकता है कोई और अलग चाह रहा हो, उसका अलग वैल्यू हो अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर, पर अगर शुड बी टाइप का वर्ड आ गया तो इसमें पता चलता है कि ये जो है ये कोई फैक्ट नहीं है, ये अपनी तरफ से बोल रहा है कि ऐसा होना चाहिए, वो है ना, वो उसके पर्सपेक्टिव, वो अपने पर्सपेक्टिव से बोला जा रहा है चाहिए। तो ये नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का पार्ट है। अगर मैं बोलूँ कि 2020 में इंडियन इकोनॉमी जो है वो नेगेटिव ग्रोथ रेट था उसका, तो ये कौन सी इकोनॉमी होगी? तो देखो, नेगेटिव ग्रोथ रेट है, तो ये मेरा पर्सपेक्टिव तो नहीं है एक तरीके से देखा जाए। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में ये फैक्ट है कि अब जो मैंने नेगेटिव बोला इसे चेक किया जा सकता है कि मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ, ठीक है। पर ये जो मैं अपने पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ कि लाइफ ऐसी है वैसी है ना, तो ये गलत है, गलत नहीं है एक तरीके से बोला जाए, इसे जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, ओके। सो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में जो फैक्ट होता है अगर हम उसकी बात कर रहे हैं तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है, ठीक है। ये मार्केट ओरिएंटेड अप्रोच को फॉलो करता है, ये एक साइंस होता है, और जो भी स्टेटमेंट होती है उसे जस्टिफाई किया जाए, यानी कि उसे प्रूव किया जा सकता है कि ये गलत है या सही है। और अदर साइड अगर नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की बात करें तो ये सब्जेक्टिव इन नेचर होता है, लोगों की वैल्यू होती है इसमें, ठीक है, वैल्यू जजमेंट होती है, और इसे जस्टिफाई नहीं किया जा सकता क्योंकि ये हर एक पर्सन का अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है सोचने का, किसी देखने को नजरिए का, ओके। तो जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, हर एक इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव, हर एक इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो हर एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है वो प्रॉब्लम नहीं है, किसी के लिए वो प्रॉब्लम जो है वो इतनी बड़ी नहीं है, पर किसी के लिए बहुत ज़्यादा बड़ी है ना। तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स जो है वो इसी की बात करता है। अब आगे बढ़ते हैं। हम इसमें पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के डिफरेंस की बात करेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। The positive economics, a branch of the economics based on the data and fact is the positive economics. तो जो भी फैक्ट होता है इकोनॉमी में, वो अगर हम उसकी बात कर रहे हैं जो भी एक्चुअल में चल रहा है, तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का पार्ट है। पर इकोनॉमी में क्या होना चाहिए, लोगों की क्या ओपिनियन है कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, ब्रांच ऑफ द इकोनॉमिक बेस्ड ऑन द वैल्यूज ओपिनियंस एंड जजमेंट इज द नॉर्मेटिव इकोनॉमिक, ओके। तो ये नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होती है, यानी कि इकोनॉमी में लेट सपोज करते हैं इकोनॉमी जो है वैसे मूव कर रही है ना। तो अगर मैं इसको डिस्क्राइब कर रहा हूँ, इसको देख के मैं कुछ स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, क्या कहते हैं कि इकोनॉमी यहाँ पर है, यहाँ पर है, ये है, इन्फ्लेशन ज़्यादा है, बूम ज़्यादा है, बेरोजगारी ज़्यादा है ना, ये सब बोल रहा हूँ, तो ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का पार्ट है, ओके। पर इकोनॉमी में क्या होना चाहिए, तो इकोनॉमी में ये है, अगर मैं बोल रहा हूँ कि इकोनॉमी में बूम ज़्यादा है, इसको कम होना चाहिए, इकोनॉमी में मंदी की सिचुएशन है तो ठीक होनी चाहिए, तो मैं एक सॉल्यूशन बता रहा हूँ प्रॉब्लम्स का, तो वो किसका पार्ट है? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का पार्ट है। ये हमें ऐसे याद रखना कि इकोनॉमी में एज इट इज़ जो है अगर वो बोला जा रहा है तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का पार्ट है, चाहे प्रॉब्लम है, अच्छी बात है, बुरी बात है, इकोनॉमी में एज इट इज़ रख दिया जा रहा है आपके सामने, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है। पर अगर सॉल्यूशन बताया जा रहा है उसका कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, बेरोजगारी कम होनी चाहिए, पॉवर्टी कम होनी चाहिए, तो वो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये जो है ये सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच होती है, ओके। सो दिस इज द मार्केट ओरिएंटेड अप्रोच, दिस इज द सोशल और ह्यूमैनिटेरियन एटसेट्रा अप्रोच, है ना। ह्यूमैनिटेरियन का मतलब होता है कि सॉल्यूशन दे रहे हैं हम ताकि वेलफेयर हो, बढ़े, लोगों का फायदा हो, ओके।
सो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एनालाइज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का मतलब यही हुआ कि जो भी चीज़ बोली जा रही है उसका एक कॉज एंड इफेक्ट होता है, यानी कि उसको जस्टिफाई किया जा सकता है, उसको प्रूव किया जा सकता है कि आप सही बोल रहे हो या गलत बोल रहे हो, है ना। बट द नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स ऐसा कुछ नहीं होता। ये क्या होता है, ये ओपिनियन बेस्ड होता है, ये लोगों के पर्सपेक्टिव से बोला जाता है ना। तो देखो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो है वो तो एक ही हो सकता है ना, कि इकोनॉमी में 5% इन्फ्लेशन रेट है, ये सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है। बट नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में जो लोग बोलते हैं वो क्या होता है, वो सोल्यूशन देते हैं कि इकोनॉमी में ऐसा होना चाहिए, ठीक है। उनकी वैल्यू होती है, खुद का पर्सपेक्टिव होता है किसी प्रॉब्लम्स को लेकर। हो सकता है कि कोई व्यक्ति बोल रहा है कि अगर गरीबी सुधर जाए, गरीबी पॉवर्टी कम होनी चाहिए इकोनॉमी में, सड़क बननी चाहिए इकोनॉमी में, इंटरेस्ट रेट कम होना चाहिए इकोनॉमी में, है ना। तो क्या बता रहा है, वो सोल्यूशन बता रहा है जो उसे प्रॉब्लम दिख रही है। तो हर एक पर्सन की अलग अलग प्रॉब्लम्स होगी ना इकोनॉमी को लेकर, ओके। किसी के लिए एजुकेशन बड़ी प्रॉब्लम्स है, किसी के लिए इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा है, बिजनेसमैन है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, ओके। किसी लिए शेयर मार्केट फ्लक्चुएशंस हो रही है तो उसके लिए, ट्रेडर्स के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए अलग प्रॉब्लम्स है। तो वो उसके पर्सपेक्टिव से जो वो बोल रहा है, एक सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, एक जजमेंट दे रहा है, वैल्यू जजमेंट दे रहा है, अपना ओपिनियन दे रहा है, तो वो क्या है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है। पर अगर एज इट इज़ बता दे रहा है कि हाँ इकोनॉमी में ये चल रहा है वो चल रहा है, ऐसा चल रहा था वैसा चल रहा है, तो हाँ आपकी बात जो है वो इकोनॉमी में वो बता रही है जो एक्चुअली हुआ था या हुई थी, है ना, या हो रही है, व्हाट एक्चुअली इज एंड व्हाट एक्चुअली वाज, ठीक है। पर नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि इकोनॉमी में क्या होना चाहिए, व्हाट ought to be and should be, okay. So the positive economic statement can be tested using scientific methods। आप इसे फाइंड आउट कर सकते हो एम्पेरिकल एविडेंस से। किसी ने बोला 9% इन्फ्लेशन रेट है तो आप बता सकते हो 9% है या नहीं है डाटा चेक करके। पर कोई बोल रहा है कि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन कम होनी चाहिए, तो वो उसकी बात सही भी हो सकती है गलत भी हो सकती है। उसे लग रहा है कि इन्फ्लेशन ज़्यादा है क्योंकि उसकी इनकम कम है, तो इसीलिए वो सही है अपने हिसाब से, है ना। पर कोई बोल रहा है नहीं इन्फ्लेशन कम होनी चाहिए क्योंकि उसकी इनकम ज़्यादा है, समझ रहे हो। यानी कोई बोल रहा है इन्फ्लेशन ज़्यादा होनी चाहिए, तो एक ट्रेडर है, इन्वेस्टर्स है, सेलर्स है, वो चाह रहा है इन्फ्लेशन ज़्यादा होगी, प्राइसेस ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगा वो। तो दोनों ही सही हैं अपनी अपनी जगह पे। लोग क्या रहे हैं, उन्हें प्रॉब्लम दिख रही है तो वो सोल्यूशन बता रहे हैं, तो सोल्यूशन ओरिएंटेड होता है इसमें, ओके। जो एज इट इज़ है वो नहीं बता रहे, जो होना चाहिए इकोनॉमी में उनके अकॉर्डिंग वो बता रहे हैं, तो वो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का पार्ट है। तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में हमेशा सॉल्यूशन बताया जाता है, सॉल्यूशन अप्रोच होता है। और पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में एग्जैक्टली जो हो रहा होता है उसे बता दिया जाता है, ओके। सो इट क्लियरली डिस्क्राइब्स द इकोनॉमिक इशूज, ये बताता है इकोनॉमिक इशूज क्या है। और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बताता है सॉल्यूशन ऑफ द इकोनॉमिक इशूज बेस्ड ऑन द वैल्यू, है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये वीडियो यहीं तक थी, थैंक यू।